हेलो डियर। तो जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं जीएनएम के, तो मैं बता दूं आप लोग को कि मैंने जो है पिछले सप्ताह में आप लोग को जो है कराया था। वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तक करा दिया था। अब यहाँ पे जो है आप लोग को मैं CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का MCQ का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो करा चुका हूँ MCQ का, यह दूसरा और आखिरी वीडियो है। इसके बाद MCQ आपका नहीं आएगा, इसके बाद दूसरे तरह के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज शुरू करते हैं जो भी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि पेरिस ग्रीन का दूसरा नाम क्या है। पेरिस ग्रीन का, ठीक है, पेरिस ग्रीन का दूसरा नाम क्या है। देखिए, पेरिस ग्रीन एक केमिकल है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है आपके फमीसाइड में अलग अलग चीज़ों को जो है किया जाता है। ठीक है, क्योंकि केमिकल का काम ही होता है आपके सूक्ष्म जीवों को, कीटाणुओं को मारना। ठीक है ना, तो ऐसे में पेरिस ग्रीन भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉपर एसिटो अर्सिनाइट या DDT या मेलिथियन या एबेट। क्या नाम है इसका, तो पेरिस ग्रीन का दूसरा नाम कॉपर एसिटो अर्सेनाइट है। ठीक है, कॉपर एसिटो एसेनाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है दाल पदार्थों में, दाल के पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सोयाबीन, चना, ग्रीन में, ब्लैक ग्राम में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दाल जैसे खाद्य पदार्थों में, चूँकि जो सोयाबीन होता है उसका बीज होता है, ठीक है, तो बीज जो भी आता है जिससे हम लोग खाते हैं वो दाल के पदार्थों में आता है। तो दाल में आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है ट्रेकोमा बीमारी है। ट्रेकोमा जो बीमारी होता है वह किसका बीमारी है, कान का, ट्रेकिया का, दांत का, आँख का। तो ट्रेकोमा एक प्रकार की बीमारी है और यह बीमारी आपके आँखों का हो सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, फाइलेरिया डैश मच्छर के द्वारा फैलता है। फाइलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है, एनाफिलीज, क्यूसेक, एडीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, इसको याद रखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, संचार में वातावरणीय बाधा उत्पन्न करता है, मतलब कम्युनिकेशन में जो इन्वायरमेंटल बैरियर बनता है, वातावरणीय बाधा उत्पन्न करता है, वह कौन है, नॉइज, डिफनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ अटेंशन, मतलब शोर, ठीक है, बहरापन, एकाग्रता की कमी, ध्यान की कमी। तो कम्युनिकेशन में जो वातावरण से संबंधित जो बाधा उत्पन्न होता है वह नॉइज की वजह से, शोरगुल के वजह से होता है, बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और पास में DJ बजा दे, हल्ला कर दे, तो वो शोरगुल नॉइज से आपका दिक्कत होगा, वही चीज़ें हैं। छठा क्वेश्चन है, आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा पदार्थ है। आहार भोजन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा पदार्थ देता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन्स। तो भोजन में सबसे ज़्यादा जो फैट पाया जाता है, ऊर्जा पाया जाता है वह फैट के माध्यम से। लेकिन फैट शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, इससे मोटापा बढ़ता है। ठीक है ना, सिक परीक्षण पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मम्प्स का, मिजल्स का, डिप्थीरिया का, इन्फ्लुएंजा का। तो सिक टेस्ट जो है वह बेसिकली डिप्थीरिया के पता लगाने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन है, मतलब जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में सबसे आवश्यक पदार्थ कौन होता है, प्रोटीन आयरन कोबाल्ट, प्रोटीन आयरन, कैल्शियम आयरन, प्रोटीन आयरन, कॉपर। तो देखिए, कॉपर होगा नहीं, कैल्शियम होगा नहीं, ठीक है, कोबाल्ट होगा नहीं। तो जो उपयुक्त आयरन है वो प्रोटीन और आयरन। ठीक है, अच्छा है। नौवां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को क्या कहते हैं। एक महिला में परिवार फैमिली प्लानिंग का जो अस्थायी विधि होता है वह कौन होता है, आपको पता है, ट्यूबेक्टोमी, IUD, ठीक है, और वैस्कोटोमी, नॉन ऑफ अबव। तो एक महिला में जो अस्थायी विधि है नसबंदी का, परिवार नियोजन का, वह कौन होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, जो पुरुषों में अस्थायी विधि है। ठीक है, बाकी IUD इंट्रायूटेरिन जो डिवाइस होता है यह टेम्पोररी मेथड होता है, या दवाई वगैरह जो जेली वगैरह आता है वो सब टेम्पोररी मेथड होता है। ठीक है, 10 है, पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति आपको किससे बचाती है, अंधेपन से, रिकेट से, दंत क्षय से,
सभी से। तो पानी में जो फ्लोराइड होता है उसका उपस्थिति जो है आपको दंत क्षय से बचाता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ज़्यादा फ्लोराइड उपस्थित भी हानिकारक है दांत के लिए, ठीक है। पानी को शुद्ध करने की अवस्था क्या कहलाती है? तो देखिए क्लोरीनेशन, यह शुद्ध करने की अवस्था नहीं है, यह शुद्ध करने की एक विधि है। क्लोरीनेशन, फ्लुकेशन, रैपिड सेंड। रैपिड सेंड भी एक पानी का शुद्ध करने का विधि है। फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है, बट अवस्था की बात करेगा तो वो फ्लुकेशन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर का है भोजन को भाप में पकाना। क्या होता है? भोजन को भाप में अगर पकाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सिमरिंग, स्टीइंग, बॉइलिंग और स्टीमिंग। तो आपको पता होना चाहिए भोजन भाप में मतलब स्टीम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, स्टीम इज द राइट आंसर, स्टीमिंग। ओके, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है कुष्ठ, ठीक है, कुष्ठ, कुष्ठ दंडाणु यानी लेप्रोसी बैसिलस की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? यानी लेप्रोसी के जो जीवाणु है उसका खोज किसने किया था? ऑर्मोर हांसन, रोलांड रॉस, रॉबर्ट कोच, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेप्रोसी के जीवाणु का जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वह ऑर्मोर हांसन को जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है पर्याप्त संतुलित आहार, सफिशिएंट डाइट को निर्धारित करते समय क्या ध्यान रखनी चाहिए? मतलब भोजन में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान हम रखते हैं कब? ध्यान रखने चाहिए किसका? रोगी की आयु व लिंग का, भोजन के स्वाद का, मसाले मिर्च का, मिलाने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम संतुलित आहार निर्धारित करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का एज कितना है और लिंग कैसा है, क्योंकि महिलाओं की जो चीज़ें हैं पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। वहीं पर बात किया जाए बूढ़े लोगों को ज़्यादा मिर्च मसाला वाला पचता नहीं है। तो एज और लिंग जो है आपका यहाँ पे फैक्ट करता है। आगे है नेक्स्ट 15 नंबर कुष्ठ रोग लेप्रोसी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? लेप्रोसी कौन उत्पन्न करता है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लेप्रोसी होता है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन है? नमक है, पानी है, कैल्शियम है और यहाँ पे आयरन है। आप इसमें कमेंट कीजिए कि भोजन का सबसे महत्वपूर्ण खनिज इनमें कौन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है अनुचित मल निपटारा, मतलब इम्प्रॉपर एक्सट्रैक्टा डिस्पोजल, मतलब उचित तरीके से नहीं, अनुचित तरीके से मल का निपटारा डैश को संबंध रखने वाला रोग है। वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड एवं पैराटाइफाइड, डायरिया एवं डिसेंट्री, इनमें से सभी। तो अगर आप उचित तरीके से मल का डिस्पोजल नहीं करते हैं, निपटारा नहीं करते हैं, तो उससे आपको इनमें से सभी बीमारी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मल मूत्र का उचित तरीके से निपटारा होना चाहिए, अनुचित तरीके से नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। आगे है 18 नंबर मानव मल ह्यूमर एक्सक्रेटा का प्रभावी निपटान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किससे नहीं किया जा सकता है? बोरवेल शौचालय द्वारा, जलवाहक प्रणाली द्वारा, पिट प्राइबी द्वारा, कंपोस्ट निर्माण द्वारा। तो आप जो है मानव मल का प्रभावी इफ़ेक्टिव तरीके से डिस्पोज आप नहीं कर सकते हैं जलवाहक प्रणाली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब से आप कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन बी से आप प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है BCG का टीका लगाने का उचित समय क्या होता है? तो उचित समय तो होता है एट ए बर्थ टाइम, बट अगर एट ए बर्थ टाइम ना हो तो कम से कम 1 महीने के अंदर में लगा देना चाहिए। तो जन्म से 2 माह तक, 3 महीने की आयु होने पर, जन्म से 1 माह तक, सभी। तो राइट आंसर जो उचित समय है जन्म से 1 माह, ऑप्शन सी, ठीक है। 20 नंबर है टीके वैक्सीन बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? दुर्बल किए गए रोगाणुओं से, वीकनेड पैथोजन से, मृत रोगाणुओं से, किलीड पैथोजन से, ए और बी दोनों से। तो मैं बता दूं जो टीका लगता है तो वह टीका किसी न किसी जो है जीवाणुओं से बनाया जाता है, ठीक है, किसी न किसी रोगाणुओं से बनाया जाता है। तो देख लीजिए वीकेंड पैथोजन से मतलब कमज़ोर रोगाणु से, और किलेड पैथोजन मतलब मृत रोगाणुओं से। तो ये दोनों से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कक्ष में उचित संवातन, मतलब किसी रूम में
प्रॉपर वेंटिलेशन के अभाव में होने वाला संभावित रोग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है अगर किसी रूम में बढ़िया सा प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो इन चारों में से कौन सा रोग होने की संभावना होगा? खसरा, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। तो देखिए आपको पता होगा कि अगर उचित वेंटिलेशन नहीं है तो उससे वातावरण दूषित होगा और उनमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी जो वातावरण में उपस्थित हो सकता है, दूषित कर सकता है, वह ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, क्षय रोग। चूँकि क्षय रोग श्वसन फेफड़ा को प्रभावित करता है और वह श्वसन के जरिए शरीर में जाएगा। तो आसपास अगर वेंटिलेशन नहीं है और किसी रूम में टीबी के मरीज है किसी वार्ड में, तो वो एक दूसरे से क्या करेगा? स्प्रेड करेगा श्वसन के द्वारा। ठीक है। 22 है, हैजा रोग की महामारी फैलने पर रोकथाम के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हैजा जो कोलेरा होता है उस रोग की महामारी फैलने पर रोकथाम के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बी संक्रमण, हेल्थ एजुकेशन, कोलेरा, हैजा छेदन, कोलेरा इनोकुलेशन, इनमें से सभी। तो हैजा की रोग की महामारी फैलने पर रोकथाम के लिए जो आवश्यक है वह सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नर्स के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देने का अत्यधिक अवसर है। कहाँ पे एक नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा स्वास्थ्य शिक्षा देने का? कहाँ? शॉपिंग मॉल में, अस्पताल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में। आप खुद समझ जाइए कहाँ पे होगा। अस्पताल इज़ द राइट आंसर। ठीक है। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण होता है। कैसे होता है? जो ऑटोक्लेव विधि है उसमें जीवाणुओं का निर्जीवाणुकरण कैसे होता है? यूरेनियम द्वारा, ठीक है, रासायनिक कारक द्वारा, दाब सहित जल वाष्प द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग अगर ऑटोक्लेव पढ़े होंगे, 5 नंबर में पूछता भी है, ऑटोक्लेव में उच्च दाब और उच्च ताप पर जल वाष्प के द्वारा यह निर्जीवाणुकरण करता है। ठीक है। 25 नंबर है, अच्छा है, प्लेगरा किसकी कमी से होती है? पता है आपको? पैराडॉक्सिन, नियासिन, बी कॉम्प्लेक्स, थाइमिन। तो जो प्लेगरा रोग होता है आपको पता होना चाहिए नियासिन की कमी से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर है, हाइजीन का तात्पर्य होता है। हाइजीन का क्या तात्पर्य होता है? तो हाइजीन का तात्पर्य क्या होगा? स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोग न होना, कूड़े करकट का उचित निपटाना, शरीर को स्वच्छ रखना। तो हाइजीन का मतलब ही होता है स्वच्छता, और स्वच्छता का मतलब ही होता है कि शारीरिक स्वच्छ रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना। ठीक है। आगे है, रक्त अल्पता से पीड़ित माँ, मतलब एनीमिया से पीड़ित महिला को संतुलित आहार में, ठीक है, एनेमिक मदर है। ठीक है। एनेमिक मतलब रक्त अल्पता से पीड़ित महिला को फूड में क्या लेनी चाहिए? हरी सब्जियां देनी चाहिए, फल व मेवा देनी चाहिए, जरदार सब्जियां अधिक देनी चाहिए, दालें और अंडे अधिक देनी चाहिए। तो रक्ताल्पता में ज़्यादा फल और मेवा जो होता है, जो प्रोटीन देता है, वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन बी। ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, शासन द्वारा एक महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाती है कितने के जनसंख्या पर? मतलब सरकार के द्वारा एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मी जो होती है उसको कितना संख्या पर नियुक्त की जाती है? 1000, 4000, 5000, इनमें से सभी। तो कम से कम की बात किया जाए यहाँ पे तो कम से कम 1000 की जनसंख्या पर ये चीज़ें की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य कर्मी है, नर्स वर्स नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि नर्स के बारे में बात कर रहा है। नोजोकोमियल संक्रमण का अन्य नाम क्या है? नोजोकोमियल जो संक्रमण है उसका अन्य नाम क्या है? नाक और गले का संक्रमण, बी डायरिया डिजीज, ठीक है, HIV एंड अस्पताल से संक्रमित अधिग्रहण, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल जो होता है, नोजोकोमियल का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर डी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब अस्पताल से संक्रमण का अधिग्रहण, यानी अस्पताल से होने वाला संक्रमण। ओके। 30 है, एपिडेमियोलॉजी त्रिकोण में क्या होता है? मतलब जो त्रिकोण होता है, इस एपिडेमियोलॉजी में त्रिकोण में क्या होता है? कारक, होस्ट और रोग, ठीक है, एजेंट, होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म, उसके एजेंट, होस्ट एंड इन्फेक्शन, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो जो लोग अगर एपिडेमियोलॉजी पढ़े होंगे उनको पता है कि 3 कारक के बिना आपको कभी भी रोग नहीं हो सकता है, और वो 3 कारक होता ही है कोई भी बीमारी में। एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट, एक होता है इन्वायरमेंट, यानी एजेंट, होस्ट और वातावरण, ये होता ही है। ठीक है। आगे का यहाँ पे है, देख सकते हैं
31 नंबर है बढ़ी हुई पोषण यानी इंक्रीज न्यूट्रिशन की मांग के लिए उत्तरदायी शारीरिक अवस्था क्या है। यानी बढ़ी हुई पोषण की मांग के लिए उत्तरदायी शारीरिक अवस्था क्या है, मतलब शरीर के किस अवस्था में जो है पोषण की मात्रा बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। ज्वर में, प्रेगनेंसी में, ठीक है, अत्यधिक दाह मतलब बर्न में, ऑल। तो देखिए इनमें से कहा जाए तो सभी में जो है पोषण नहीं बढ़ता है, पोषण की मांग नहीं बढ़ता है, बस चेंज होता है। जलने वाले मरीज को क्या ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, बुखार वाले को क्या ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो इंक्रीज न्यूट्रिशन होता है वो बढ़ जाता है गर्भावस्था में। 32 नंबर का क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षण प्रभावशाली होता है किसके द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा, गोष्ठी द्वारा, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, देखिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन करके दिखाना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये भी एक मेथड है। सेमिनार करके, गोष्ठी करके, ये भी एक विधि है। 25, 20, 40 लोगों का सेमिनार करके किसी टॉपिक पर शिक्षा देना, ये भी एक शिक्षा का विधि है। डिस्कशन करना, आपस में पैनल बनाकर 10-10 लोगों का डिस्कशन करना, किसी टॉपिक पर बताना, ये भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक मेथड है। बट सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होता है प्रदर्शन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, लोगों के बीच में दिखाकर जो चीज़ें आप बताएंगे वो ज़्यादा लोगों में इफ़ेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों में शक्तिशाली एवं स्वस्थ दांतें का विकास करने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। बच्चों में दांत शक्तिशाली हो, स्वस्थ दांत का विकास हो, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है इनमें, तो पर्याप्त सब्जियां खिलाना, पर्याप्त दूध पिलाना, पर्याप्त फलों खिलाना, पर्याप्त मिठाई खिलाना। तो आप खुद सोचिए, पर्याप्त सब्जी खिलाएंगे, हरा साग सब्जी, तो इससे सही विकास होगा। पर्याप्त दूध पिलाएंगे, कैल्शियम मिलेगा, इससे मजबूती मिलेगी। फल खिलाएंगे, इससे भी बेहतर होगा, खनिज ये सब विटामिन मिल जाएगा। लेकिन मिठाई खिलाएंगे तो मिठाई, मीठा चीज़ तो दांत के लिए नुकसान करता है, तो ये आपका नहीं होगा विकास के लिए, ठीक है। 34 नंबर है प्रोटीन का निम्नकरण पॉलीपेप्टाइड्स में करने वाले एंजाइम के नाम है। मतलब प्रोटीन का नीचे दिए गए पॉलीपेप्टाइड्स में करने वाले जो एंजाइम के नाम है वो क्या है। RNase एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंड पीटाइलिन है, ठीक है, टाइलिन है, सुक्रोज एंड एमाइलेज है। तो प्रोटीन का निम्नीकरण पॉलीपेप्टाइड्स में करने वाला जो एंजाइम है वह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है सबसे सुरक्षित प्रकार का लैट्रिन शौचालय कौन होता है, वाटर क्लोजेट, डगबेल, बोरबेल, पिट प्राइवी। तो मैं बता दूं सबसे सुरक्षित प्रकार का जो इन चारों में होगा वह वाटर क्लोजेस्ट आपका लैट्रिन होगा, ठीक है। 36 नंबर का है सुई इंजेक्शन लगाते समय यदि इसकी नोक से हाथ लग जाए तो रोगी में इसे लगाने से पहले क्या करना चाहिए। मान गए आप इंजेक्शन एज ए नर्स आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, धोखा से वो आपके हाथ में चुभ गया या किसी इधर उधर अगर चुभ जाए तो आप उसे क्या करेंगे, साबुन से साफ करना चाहिए, हटाकर इसके स्थान पर दूसरी विष संक्रमित सुई लगानी चाहिए, स्पिरिट से पोंछ लेना चाहिए सभी। तो देखिए इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, आपके हाथ मरीज के लगाने से पहले कहीं चुभ जाए, चाहे आपके हाथ में या कहीं अन्य जगह पर चुभ जाए, तो आपको उस इंजेक्शन सुई को हटाकर दूसरी कोई अच्छी फ्रेश विसंक्रमित सुई लगानी चाहिए, ठीक है। 37 है जीवित टीके लाइव वैक्सीन का उदाहरण क्या है। लाइव वैक्सीन का इनमें से उदाहरण क्या है, ओरल पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, DT वैक्सीन। तो मैं बता दूं लाइव वैक्सीन का उदाहरण इसमें से OPV होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है वह पदार्थ जो हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता है। कौन सा पदार्थ है जो हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आयोडीन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम। तो मैं बता दूं यहाँ पे हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती है इनमें से कौन नहीं पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कब्ज को रोका जा सकता है। कब्ज को किसके द्वारा रोका जा सकता है, नियमित दिनचर्या द्वारा, संतुलित आहार में सुधार करके, द्रव ग्रहण द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो कब्ज को हम जो रोकेंगे
तो उसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। आप अपने रेगुलर हैबिट में परिवर्तन कीजिए, उससे भी कब्ज में राहत मिलेगी। डाइट खान पान में सुधार कीजिए, रेशेदार भोजन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें लीजिए, ठीक है। तो इन सब से हो सकता है कब्ज में सुधार हो। ऑप्शन डी सही है। 40 है, ओटीए परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। ओटीए एग्जामिनेशन से, ठीक है, हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? दूध में उपस्थित स्टार्च की मात्रा, पानी में अवशेषी क्लोरीन की मात्रा, जल में कठोरता की मात्रा, पानी में जीवाणुओं की मात्रा। तो ओटीए एग्जामिनेशन से हम पानी में जो अवशेषी क्लोरीन है उसकी मात्रा को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अपना, ठीक है। 41 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, गलत तरीके से मल मूत्र की निपटान व्यवस्था से खतरा है। क्या चीज़ का खतरा? अगर गलत तरीके से आप मल मूत्र का निपटारा करेंगे, जहाँ सही तरीके से करना चाहिए उससे नहीं करके दूसरे तरीके से करेंगे, तो उससे क्या खतरा हो सकता है? तो गलत तरीके से मल मूत्र का निपटारा करेंगे तो जल प्रदूषण भी हो सकता है, भूमि का प्रदूषण भी होगा, भोजन भी प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि मल मूत्र का निपटारा, डिस्पोजल अच्छे से मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आज 41 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया। एक बेहतर वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत सारे नॉलेज आप लोग को मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। बाकी मैं अब नेक्स्ट जो है चलेंगे, वहाँ पे आप लोग को मैं फिलअप कराने वाला हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अब फर्स्ट ईयर का फिलअप शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।